तो मित्रों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आपके बीच हूँ। देश के मुद्दों को लेके, और इस बीच काफ़ी कुछ बदला। सबसे बड़ा घटनाक्रम जो इस साल का रहा कि प्रधानमंत्री श्री नरोत्तम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में टीवी पर अवतरित हुए, तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, किसानों से माफी मांगी और किसानों से अपील की कि वो घर लौट जाए। इन सब के लिए किसानों को 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा। वो सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, भीषण बारिश में डटे रहे अपनी किसानी की लड़ाई के लिए। और जब यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर राज्यों के चुनाव नजदीक आ गए और लगा कि किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, तो प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और माफी मांगी। सर्वप्रथम हम प्रधानमंत्री के माफी मांगने के मुद्दे पे आते हैं। जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और इसे गलती मानी, तो क्या यह सवाल नहीं उठता है कि वह अपने अतीत की गलतियों के लिए माफी मांगे? क्या उन्हें उनके मुख्यमंत्री रहते गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए जिसमें 1000 निर्दोष मुस्लिम मारे गए, क्या उनके लिए उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके पार्टी के नेताओं द्वारा जो गौ रक्षा के नाम पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, विभिन्न राज्य सरकारों ने गौ रक्षा के लिए कानून बनाए, जिसकी आड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दोष मुसलमानों को गौ तस्करी के शक में मारा गया, अनेकों मुसलमानों को मारा गया। क्या उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो नोटबंदी, एकाएक नोटबंदी लागू की, जिसके कारण अपना ही रुपया निकालने के लिए बैंकों के आगे लाइन में खड़े कितने ही लोग मारे गए, और संगठित क्षेत्र के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। क्या उनके लिए प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? कोरोना काल के समय जो मजदूर घर लौटना चाह रहे थे, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई। सैकड़ों मजदूर पैदल घर जाते हुए मारे गए। क्या प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी को उन मजदूरों के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? कोरोना की दूसरी लहर में तकरीबन 50 लाख लोग मारे गए पूरे देश में। इलाज न मिलने से, सही जांच न होने से, सही इलाज नहीं होने से, जो हमारे देश की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके कारण क्या उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या 7 साल कम होते हैं देश में बदलाव लाने के लिए? और बदलाव लाने की बात कह के ही तो सत्ता में आए थे। तो इन 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्यों नहीं दुरुस्त किया? क्यों नहीं इस लायक बनाया कि देश किसी भी महामारी से लड़ सके? और जब पहली कोरोना लहर को हमने सफलतापूर्वक रोका, उसके बाद क्या यह जरूरी नहीं था कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए?
इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी की जाए जिससे कोरोना की दूसरी लहर से लड़ा जा सके। लेकिन नहीं, क्या उस नाकामी के लिए प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे? देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढ में लाके खड़ा कर दिया। उनके कॉरपोरेट मित्र मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और उसी अनुपात में देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। मध्यम निम्न आय वर्ग के लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, करोड़ों लोग। क्या उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे? नहीं, उनका माफी मांगना एक छलावा है, उनका माफी मांगना एक दिखावा है। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर के चुनावों को देखकर, जिसमें बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, यूपी से जो सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा सत्ता से बाहर होने जा रही है। गोवा, मणिपुर, पंजाब से भी ऐसे ही रुझान नजर आ रहे हैं और इन रुझानों को देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी मजबूर हुए देश के सामने टीवी पर अवतरित होकर माफी मांगने के लिए। अन्यथा प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं अपने कड़े फैसले जनता पर थोपने के लिए, जनता की बात न मानने के लिए। अगर चुनाव का डर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर सकता है कि वह 3 काले कृषि कानूनों को वापस ले जो कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट मित्रों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया था, तो क्या आने वाले चुनावों में भाजपा को हराकर क्या प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम करे? देश में जो बेरोजगारी का संकट है और उसके बीच लाखों पद खाली पड़े हैं सरकारी विभागों में, उन पर नियुक्तियां की जाएं जिनसे लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जल सके। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में हरा के मजबूर नहीं किया जा सकता? देश में जो सांप्रदायिक विद्वेष फैला हुआ है, जगह जगह जो मत भ्रमित युवा हैं, जिनके दिमाग में हिंदुत्व का जहर घोल दिया गया है और जो आए दिन मस्जिदों में उत्पात करते हैं, मुस्लिम युवकों को मारते पीटते हैं, नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन का ठेला नहीं लगाने देते हैं, क्या इस धार्मिक विद्वेष की जो हवा देश में चल रही है उसको भाजपा को हरा के नहीं रोका जा सकता? मित्रों, अगर देश का भला चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि देश में धार्मिक शांति रहे, लोगों के बीच सद्भाव रहे, देश तरक्की करे, लोगों को रोजगार मिले, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि भाजपा को हराएं। भाजपा की हार में ही देश की जीत है। आने वाले चुनावों में जो भी मतदाता हैं उनको ये बात अच्छी से समझ लेनी चाहिए और जो विपक्षी दल हैं उन्हें अभी से अपनी कमर कस लेनी चाहिए, जैसा कि यूपी में श्रीमान अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। और भले ही वो इस बार राहुल गांधी के साथ रैलियां नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर चुनावों के बाद जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर राहुल गांधी के साथ गठबंधन करने में हिचकेंगे नहीं।
और जिस तरह की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं वही तैयारी पंजाब, गोवा, मणिपुर में विपक्षी दलों को करनी चाहिए, जिससे भाजपा की ताकतवर चुनावी मशीनरी को परास्त किया जा सके, जिसे सफलतापूर्वक ममता बनर्जी ने कर दिखाया पश्चिम बंगाल ने। जब ममता बनर्जी भाजपा को पश्चिम बंगाल में हरा सकती हैं भाजपा के विशाल नेटवर्क के सामने, तो फिर यही कुछ यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब आदि में क्यों नहीं हो सकता। मित्रों, अगर देश में लोकतंत्र की तरक्की चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बना रहे, लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहें, इसके लिए बेहद जरूरी है कि भाजपा को आने वाले चुनावों में हराएं और उसे जिन जिन राज्यों में सत्ता में वहां से सत्ता से बाहर करे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार को चकनाचूर किया जा सके, जो अपने अहंकार में ये समझते हैं कि सत्ता में होने के कारण लोग उनके इशारों पे नाचेंगे, देश उनके इशारों पे नाचेगा, वो जैसा कहेंगे वैसा लोग करेंगे, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में हमने उन्हें सत्ता देश चलाने के लिए सौंपी है, देश का भला करने के लिए सोची है, न कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद दोस्तों।